Hello friends, today we discuss some question related to Kirchhoff's law. Kirchhoff's law में आप जानते हो सबसे important वर्क क्या होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना है. Here we have one question. Find effective resistance between A and B. हमें A and B के बीच का effective resistance find करना है. Each wire of this cube having a resistance small r. That means ये simple wires नहीं है, ये सारे resistive wires है. यहाँ फिगर जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए इसीलिए इसको सिंपल वायर से डिनोट किया है. एक्चुअली ये रेजिस्टिव वायर है. तो आप देख सकते हो कि हमें ए एंड बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है. सबसे पहले हम इसका नेमिंग कर देते हैं. इट्स डी सी डी ई एफ जी एंड एच. अपनी मर्जी से आप नेमिंग कर सकते हो. अब इसमें हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है. जिस दो पॉइंट के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है उस दोनों पॉइंट्स के बीच हमें बैटरी कनेक्ट करनी होती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेल कनेक्ट कर देंगे पॉइंट्स ए एंड बी के बीच. सपोज इसका वोल्टेज जो है वो हम एप्सिलॉन कंसीडर कर लेते हैं. तो हमने यहां पे ये नॉर्मल वायर MNL नॉर्मल वायर से ए और बी के बीच एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन है. सपोज इसमें से हम पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल रहे हैं और वो करंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है. कौन से तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो एक यहाँ जाएगा, एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा. सपोज यहाँ से हम करंट ले रहे हैं आई. तो ये आई करंट जो है वो यहाँ पे ए पॉइंट पे तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा. अब हमें ये सोचना होता है कि ए पॉइंट से वो करंट तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा कि अनइक्वल पार्ट्स में. फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है कि अनइक्वली डिवाइड हो रहा है. और वो चेक करने का एक सिंपल वे है. कौन सा सिंपल वे है? पॉसिबल सारे पाथ में से आप पास होंगे और कैलकुलेट करेंगे कि रेजिस्टेंस कितना है. तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना होता है. जैसे यहां से हम देखें तो तीन डिफरेंट पाथ अवेलेबल है और तीनों पाथ पे हम मूव होके देख रहे हैं. जैसे मैं यहां पे इस पाथ पे मूव हो रहा हूं, देखो. देन हियर वन वायर, टू वायर एंड थ्री वायर. दैट मींस अगर मैं ये पाथ चूज करता हूं और ए से बी मूव हो रहा हूं, दोनों पॉइंट्स वही सिलेक्ट करने हैं जो हमारे एंड पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन में दिए हैं वो दो पॉइंट्स. तो यहाँ पे ए से बी मैं मूव हो रहा हूं और मैं ये पाथ सिलेक्ट कर रहा हूं. तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने तीन रेजिस्टिव वायर आ रहे हैं. वन इज ए एडी, सेकंड इज ए डीसी एंड थर्ड इज ए सीबी. तो इस पाथ में तीन रेजिस्टर्स है. अब मैं सेकंड पाथ चेक कर रहा हूं. तो सेकंड पाथ आप देख सकते हो उसमें कितने रेजिस्टर्स आ रहे हैं? 1 2 एंड 3. दैट मींस उसमें भी तीन रेजिस्टर्स आए. दैट मींस ये पाथ भी तीन रेजिस्टर वाला है, ये पाथ भी तीन रेजिस्टर वाला है. अब हम ये पाथ चेक कर रहे हैं 1 2 एंड 3. उसमें भी आप देख सकते हो कि तीन वायर ही आए हैं. दैट मींस ए पे ये करंट जो है वो इक्वली डिवाइड होगा. कैसे पता चला मुझे इक्वली डिवाइड होगा? क्योंकि जब मैं ए पे तीन पाथ, पॉसिबल तीन पाथ है और वो तीनों पाथ पे मैं मूव होता हूं और बी पे जा रहा हूं तो मेरे सामने तीन रेजिस्टर आ रहे हैं. दैट मींस इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे तीनों वायर का ए टू बी का रेजिस्टर सेम है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा. दैट मींस ये तीनों पाथ में हम करंट को इक्वली डिवाइड करेंगे. अब हमारे पास जो करंट आ रहा है वो आई है और उसे इक्वली तीन पार्ट में डिवाइड करना है. दैट मींस यहाँ पे करंट पास होगा I/3, यहाँ पे भी करंट पास होगा I/3 और यहाँ पे भी करंट पास होगा I/3. तो आप देख सकते हो कि मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक स्टेप किया. फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट मींस ए की साइड से एक स्टेप मैंने कर दिया, करंट को डिवाइड किया. अब एक स्टेप आपने यहाँ से लिया तो कंपलसरी आपको क्या करना है, एक स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन से लेना है. दैट मींस यहाँ पे बैटरी से आई करंट निकल रहा है तो आप जानते हो कि वापस भी आई करंट आना चाहिए.
अब मैं एक स्टेप यहां से कर रहा हूं, मुझे बी पे आई करंट चाहिए। ये आई करंट कैसे फॉर्म होगा? तो आप देख सकते हो कि बी पॉइंट पे 3 वायर्स आ रहे हैं। अगर ये तीनों वायर्स I/3 करंट लेकर आएंगे, तब उनका टोटल मिला के बी पे आई करंट हो जाएगा। दैट मीन्स क्लियर है कि यहां पे ये आई करंट वापस तो आपको भेजना ही है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिस्कस कर लिया है। तो ये तीनों में से आने वाला करंट जो है वो I/3 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पे आपने ये नोट किया होगा कि मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और एक स्टेप बैकवर्ड लिया। अब अगेन मैं एक स्टेप फॉरवर्ड लूंगा, एक स्टेप बैकवर्ड लूंगा। ऐसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये रूल फॉलो करने से ये बेनिफिट होता है कि बीच में अगर किसी ब्रांच में से करंट पास नहीं हो रहा है तो वो हमें पता चलता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा बेटर वे से आपको समझ में आएगा। और बिल्कुल टेंशन न लेना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल हमें सोल्व करने हैं। आपको क्या करना है, अच्छे से ये वीडियोस देखने हैं, उसमें आने वाली बातें जो है वो नोट करनी है, और उसमें जो भी बातें हमें बता रहे हैं वो कहीं पर नोट करके लिख लो अगर याद ना रख सको तो। अच्छा, अब हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। तो ये I/3 करंट यहां आएगा, ये I/3 करंट यहां आएगा, और ये I/3 करंट यहां आएगा। सबसे पहले हम ये I/3 करंट की बात कर लेते हैं, मतलब अब हम डी जंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर हम डी जंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये I/3 करंट जब डी जंक्शन पे आएगा तो अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। क्या ये इक्वली डिवाइड होगा? देख लेते हैं। डी से जाते हैं तो डी टू सी बी, दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं। अगर दूसरा पाथ लेते हैं डी टू ई बी, तो भी दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं। दैट मीन्स अगेन I/3 करंट यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा I/6 एंड I/6। आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने करंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिमिलरली ये करंट जो है वो F पे पहुंचेगा, तो ये A टू F जाने वाला I/3 करंट F पे आएगा। F अगेन जंक्शन है और वहां से दो पॉसिबल पाथ है। वो दोनों पॉसिबल पाथ को हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 एंड 2 यानी दोनों पाथ में दो दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये करंट भी यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा। दैट मींस I/6 करंट यहाँ फ्लो होगा और I/6 करंट यहाँ फ्लो होगा। नाउ लास्ट वाला I/3 अगर हम देखें तो वो H पे आएगा। अब H पे आएगा तो अगेन H पे वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। आप देख सकते हो, वन इज टुवर्ड्स G एंड अदर इज टुवर्ड्स E। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये I/3 करंट यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पाथ पे पॉसिबल रेजिस्टेंस दो आ रहे हैं। दैट मींस I/3 अगेन डिवाइड इनटू I/6 एंड I/6। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक फॉरवर्ड स्टेप कंप्लीट किया। केवल ये डिस्ट्रीब्यूशन करने से फॉरवर्ड स्टेप नहीं होता, ये तीनों आपने डिवाइड किए थे फर्स्ट स्टेप में, तो वो तीनों को आगे भेजने के बाद एक स्टेप खत्म होता है। तो इस तरह हमने वन मोर स्टेप कंप्लीट कर दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें बैकवर्ड डायरेक्शन का अगेन डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे हमने I/3 दिया था, क्या ये I/3 हमें मिल रहा है? हम चेक करेंगे, C वाला I/3 मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से I/6 आ रहा है, यहाँ से I/6 आ रहा है, और वो कंबाइन होकर I/3 यहाँ पर फ्लो होगा। दैट मीन्स यस, ये करेक्ट आ गया। अब ये वाला हम चेक कर लेते हैं जो B पर आ रहा है, E से B पर आ रहा है। तो इसके लिए हम E पॉइंट को चेक करेंगे। E पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ से I/6 आ रहा है, यहाँ से I/6 आ रहा है, दोनों कंबाइन होकर I/3 हो रहा है। दैट मीन्स ये भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब लास्ट वाला I/3 ये, दैट मीन्स जो G टू B फ्लो हो रहा है उससे हम चेक कर रहे हैं G पॉइंट के लिए। तो G पॉइंट में आप देख सकते हो एक I/6 F से आ रहा है, एक I/6 H से आ रहा है। दैट मींस यस, I/6 एंड I/6 अगेन I/3 हो जाएगा। तो ये भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सही है। दैट मींस अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो
तो आपको क्या करना है, एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है, एक स्टेप बैकवर्ड लेना है, और इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते जाना है कि लास्ट में आपने किया हुआ करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर पाओ। अब ये वीडियो को यहीं से हम फिर से वापस लेके जाएंगे और फिर से प्ले करके फिर से देखेंगे कि किस वे से हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो वापस रिवाइंड करके देख लो कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। ओके, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्लियर कर लिया होगा। अब इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। तो क्या किया जाए, सिंपल सी बात है, वो तो पहले ही हम ये नोट कर चुके हैं कि जितने टाइप के करंट होते हैं उतनी बार केवीएल लगता है। तो आप देखो कि ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कितने टाइप के करंट दिख रहे हैं, कितने टाइप के हैं। एक टाइप का करंट है, ओनली आई। ये सब उसी के मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल होना जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन में भी चल सकता है। अगर मैंने यहां पे 6i करंट लिया होता, 6i करंट, तो ये सारे इंटीग्रल में आते, इंटीजर्स होते, है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट देखा जाए तो एक ही टाइप का करंट है यहां पे आई, तो एक बार केवीएल लगाना है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल में जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, उसमें ये कंफर्म है कि लास्ट टाइम आप केवीएल विथ बैटरी अप्लाई करोगे, लास्ट टाइम केवीएल विथ बैटरी अप्लाई करोगे। जैसे अगर मान लो कि इसमें 3 बार केवीएल लगाना होता, तो 2 बार मैं किसी भी क्लोज लूप में लगाता और 1 बार मैं लास्ट टाइम बैटरी के साथ लगाता। अगर मान लो कि इसमें मुझे 2 बार केवीएल लगाना होता, तो 1 बार मैं बैटरी वाला लेता और 1 बार बिना बैटरी वाला क्लोज लूप। पर ये सम इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसमें एक ही बार आपको केवीएल लगाना है, तो आप बैटरी वाला क्लोज पाथ लोगे। बैटरी वाला क्लोज पाथ लोगे, दैट मीन्स आप कोई सा भी क्लोज पाथ ले सकते हो। मैं ले रहा हूं एम ए एच जी बी एल एन एम। अप्लाई KVL on M A H G B L N M। देख सकते हो आप कौन सा पाथ लिया। अब मैं कहां मूव हो रहा हूं, मैं M to A मूव हो रहा हूं, तो M to A में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये वायर सिंपल वायर है। ये वायर क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने अप्लाई किया है सॉल्यूशन के लिए। तो ये MA वायर में तो कुछ है ही नहीं, उस वायर को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन A से स्टार्ट हो रहा है और B पे खत्म हो रहा है, तो डायरेक्टली M to A में आ गया। अब मुझे जाना है A to H। आप देख रहे हो A to H ब्रांच को। यस, A to H ब्रांच में करंट साथ में है कि सामने है? करंट साथ में है, साथ में है, दैट मीन्स माइनस आएगा करंट, दैट इज I/3। A to H ब्रांच का करंट I/3 है, तो ये करंट लिखा मैंने। इनटू प्रोडक्ट में आपको लेना होता है रेजिस्टेंस, तो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस स्मॉल r है। क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये डिक्टेट किया तभी बताया था, ईच वायर ऑफ ट्यूब हैविंग रेजिस्टेंस स्मॉल r। ओके, तो ये A to H ब्रांच के लिए हमने लिखा IR, जिसमें I है वो I नहीं था, I/3 था। नेगेटिव क्यों लिखा साथ में था इसीलिए, सो इट इज अ माइनस I/3 इंटू R। अब मैं H to G मूव हो रहा हूं। H to G में करंट है I/6 एंड रेजिस्टेंस है R। क्लियर है? और साथ में है इसीलिए नेगेटिव। अब मैं मूव हो रहा हूं G to B, अगेन करंट इज I/3, साथ में है इसलिए नेगेटिव और रेजिस्टेंस आएगा R। अब मैं B पे पहुंच चुका हूं,
B2L, B2L कुछ नहीं है क्योंकि ये वायर हमने कनेक्ट किया है। L2N मूव हो रहा हूं तो फर्स्ट टर्मिनल बैटरी का आ रहा है और वो नेगेटिव आ रहा है, तो फर्स्ट टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव आ रहा है तो इक्वल टू पे उस साइड बैटरी का वोल्टेज नेगेटिव में लिखा जाएगा। बैटरी का वोल्टेज एप्सिलॉन है तो इक्वल टू के उस साइड दैट मींस राइट हैंड साइड में हम माइनस एप्सिलॉन लिखेंगे। क्यों माइनस एप्सिलॉन लिखेंगे? व्हेन वी मूव फ्रॉम L to N then first negative terminal comes, so here we have to write माइनस एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हो कि इसका एलसीएम 6 का बन जाएगा। यहां पे हमें मिल जाएगा 2IR माइनस IR एंड माइनस 2IR इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। दैट मींस हियर वी गेट 5/6 IR equal to minus epsilon. So epsilon is 5/6 I into R. Said equation number 1. अब अगर इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट दैट मींस सपोज मेरे पास दो पॉइंट थे A एंड B, उसके साथ मैंने एक सेल कनेक्ट किया था और उस सेल से मैंने I करंट है विड्रॉ किया था। तो यहां पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ होगा, मुझे पता नहीं है क्या होगा। सपोज RE है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट जो है वो I सर्किट का करंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा जो तामझाम था उसको मैंने सिंगल रेजिस्टेंस RE से डिनोट किया। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका, तो इस पे अगर हम एप्सिलॉन लिखें तो ओम्स लॉ से लिख सकते हैं कि V equals to IR, so epsilon equals to I into RE। यहाँ पे करंट विड्रॉ किया था हमने I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RE, तो यहाँ पे इस सर्किट के लिए हम लिख सकते हैं epsilon equals to I RE। Now comparing equation 1 and 2, we get that RE equals to 5/6 into small r, 5/6 into small r. So RE equal to 5/6 r. It is a equivalent resistance of this given circuit. Friends, एक दो बार वीडियो देखोगे, मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम में ही आपको समझ में आ जाएगा, आप बहुत स्मार्ट हो, पर फिर भी इसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, इसलिए आप दो बार देखोगे ये, और उसके बाद हम इसमें और दूसरे टाइप के करंट डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। दो बार वीडियो देखने के बाद ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A and B which are midpoint of PQ and UV respectively। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन आपको एक क्यूब दे दिया है और यहाँ A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, उसके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जिस दो पॉइंट के बीच हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में हम एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया हैविंग वोल्टेज एप्सिलॉन L M N से हमने एक सेल कनेक्ट किया। अब सबसे बड़ा काम इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट विड्रॉ कर रहे हैं I, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट आ रहा है, A पे जाएगा, वो वापस कुछ भी हो जाए मुझे I करंट ऑब्टेन करना ही करना है। ओके, तो जैसे ही मैं A को देख रहा हूं तो A पे करंट आता है तो दो पाथ है, वहां B पे जाने के लिए दो पाथ है, एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है। तो सबसे पहले मैं इस पाथ के रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, तो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि ये हाफ वायर है, सो A2P हाफ P2, पहले नेमिंग कर लेते हैं इसके C D E एंड F। ओके, अब हम इसके वायर्स कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। A2P हाफ, P2C 1.5, C2U
2.5 एंड U2B 3। यहां हाफ हाफ वायर है ना, तो उसका हाफ हाफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो आप देख सकते हो कि इस पाथ पे जब मैं मूव हुआ तो मैंने 3 रेजिस्टर्स कैलकुलेशन में लिए। अब मैं इस पाथ से मूव हो रहा हूं, चेक कर रहे हैं, हाफ, 1.5, 2.5 एंड 3। तो उस पाथ में भी 3 रेजिस्टर्स आ रहे हैं। दैट मींस ये करंट I जो है वो यहां पे इक्वली डिवाइड होगा, दैट इज I/2, I/2। जैसे ही मैंने एक फॉरवर्ड स्टेप किया, एक बैकवर्ड स्टेप करूंगा, यहां पे मुझे I करंट चाहिए तो वापस करंट आना चाहिए I/2, I/2। वो कंबाइन होके B पॉइंट पे I करंट फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के एक फॉरवर्ड स्टेप कर लिया। अब यहां पे P पॉइंट को अगर हम देखें तो वहां पे करंट आ रहा है I/2। P पॉइंट पे यानी कि P जंक्शन पे वो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, वन इज मूव टुवर्ड्स E, अदर इज मूव टुवर्ड्स C। क्या वो इक्वली डिवाइड होगा कि अनइक्वली डिवाइड होगा? तो देखें यहां पे 1 2 2.5, 1 2 2.5। दैट मींस P से जो पॉसिबल पाथ है वो दोनों पाथ पे इक्वल वायर्स आ रहे हैं, दैट मींस करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। तो यहां पे करंट आ जाएगा I/2 का इक्वल डिवीजन इन 2 पार्ट्स, दैट मींस I/4, I/4। I/2 को दो पॉसिबल इक्वल पाथ में डिवाइड करना हो तो I/2 का I/4 डिवीजन होगा। सिमिलरली ये पॉइंट जो है वहां पे ये I/2 करंट आएगा Q जंक्शन पे, अगेन वो दो पाथ में डिवाइड होगा और वो दोनों ही पाथ है वो इक्वल डिवीजन शो कर रहे हैं। तो यहां पे ये I/2 करंट दो पाथ में डिवाइड होगा, दैट इज I/4 एंड I/4। देख सकते हो आप, बड़ा क्लियर आपको ये दिख रहा है। अभी तक इक्वल डिवीजन चल रहा था, हमने एक स्टेप फॉरवर्ड किया, एक स्टेप बैकवर्ड किया, फिर ये स्टेप जो है ये हाफ स्टेप लिया और ये हाफ स्टेप लिया, तो आगे का और एक स्टेप हमने फॉरवर्ड कर लिया, मतलब और एक स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में हम स्टेप करते हैं कि मुझे यहाँ पे I/2 करंट चाहिए और अभी तक इक्वल डिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पर I/2 कब फॉर्म होगा? जब यहाँ I/4 और यहाँ I/4 फ्लो होगा, तब यहाँ पे I/2 मिलेगा। सिमिलरली ये B पॉइंट पे I/2 करंट चाहिए, तो अगेन यहाँ पे I/4 करंट आना चाहिए और यहाँ पे भी I/4 करंट आना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अगेन इक्वल करंट I/2 ऑब्टेन कर सकते हो। तो एक स्टेप हमने फॉरवर्ड लिया, फिर बैकवर्ड लिया, फिर फॉरवर्ड लिया, फिर बैकवर्ड लिया, तो दो स्टेप हो गए हैं। अब हम यहाँ पे ये I/4 करंट को देख रहे हैं, तो ये I/4 करंट जो है वो C पे आएगा। अब C पे देखें तो दो पार्ट में वो करंट डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में। पर अगर हम बैकवर्ड स्टेप को देखें तो यहाँ I/4 करंट है और यहाँ से भी I/4 करंट आ रहा है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये I/4 करंट यहाँ आया और तुरंत यहाँ टर्न होके यहाँ चला गया, यहाँ पे जाने वाला करंट 0 होगा, इस ब्रांच से करंट पास नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। जब C एंड D पॉइंट के पोटेंशियल सेम होते हैं तब इस ब्रांच से करंट पास नहीं होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि एक स्टेप फॉरवर्ड लो, एक स्टेप बैकवर्ड लो। अब सोचो कि अगर आप फॉरवर्ड से ही करते रहते तो यहाँ पे आपने इस करंट को दो पार्ट में डिवाइड किया होता और ये दोनों अनइक्वल डिवीजन होते। देखो यहाँ 1.5 आ रहा है और यहाँ पे 2.5 आ रहा है, तो यहाँ अनइक्वल डिवीजन होता। तो क्या अनइक्वल डिवीजन कर दिया होता बाय मिस्टेक? सपोज मान लो कि आपने ऐसी गलती कर दी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आपने अनइक्वल डिवीजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करते रहे और कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ आपने सपोज I1 करंट दिया होता तो कैलकुलेशन में वो I1 इक्वल टू 0 आ जाता। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आपने गलती कर दी, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए,
फिर उसमें उसमें आपने अगर करंट के टाइप्स बढ़ा दिए तो उससे आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपको केवीएल ज्यादा लगाना पड़ेगा। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा। पर अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो वो रास्ता आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक स्टेप फॉरवर्ड में करना है, एक स्टेप रिवर्स में करना है, फिर एक फॉरवर्ड में करना है, फिर एक रिवर्स में करना है, और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सी पे आने वाले I/4 करंट को यहाँ जाना है, इसीलिए इस ब्रांच का करंट 0 हो जाएगा। अब ये F पे आने वाला I/4 करंट था, देख सकते हो। अगर उसे देखें तो वो I/4 को यहाँ टर्न होना है, दैट मीन्स अगेन इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? सेम वे से यहां जैसे 0 हो रहा है, E एंड F का भी पोटेंशियल सेम होगा, तो वहां पर भी करंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब ये वीडियो को आप स्टॉप करोगे और ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे देखो सिमेट्री है, इसका ऑपोजिट वायर ये है, उन दोनों में करंट सेम होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। इसका ऑपोजिट वायर ये है, उन दोनों में करंट सेम होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। इसका ऑपोजिट वायर डायगोनली ऑपोजिट देखना है, ये है, तो उसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट और सेम अमाउंट का करंट होगा। इसमें भी सेम अमाउंट का करंट सेम डायरेक्शन में होगा। इसका अगर डायगोनली ऑपोजिट देखें तो ये है 0-0 करंट है। देखो I/2 यहाँ फ्लो हो रहा है, I/2 यहाँ फ्लो हो रहा है, दैट मींस दो इक्वल एंड ऑपोजिट करंट, दैट मींस नेट करंट इस ब्रांच का क्या हो गया, 0। सिमिलरली इस ब्रांच का भी नेट करंट 0, इस ब्रांच का भी नेट करंट 0 और इसका भी नेट करंट 0। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री भी होती है। तो जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लो तब आपको इक्वल या अनइक्वल दोनों ही केस में एक बार सिमेट्री देख लेने की, जिससे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये कहीं पर भी चेक करने की भी जरूरत नहीं होगी कि आपकी गलती हो रही है कि नहीं। पर अगर आप अपने मन से कुछ करना चाहते हो तो उस पर तो मैं बाउंड हूं नहीं, आप फॉरवर्ड ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे तो क्या होगा, मिस्टेक होने के चांसेस है। तो बेटर ये है कि आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। पर अगर कुछ कर रहे हो तो सिमेट्री आपको चेक करने के लिए यूजफुल होगा। ओके, अब हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि कितने टाइप के करंट है। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी एक ही टाइप का करंट है, एक ही बार केवीएल लगाना है और बैटरी के साथ लगाना है। तो हम यहाँ पे क्लोज लूप ले लेते हैं, अप्लाई केवीएल ऑन क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप ले रहे हैं, NAPCUBLMN। देख सकते हो आप कौन सा लिया, NAPCUBLMN। तो सबसे पहले मैं मूव हो रहा हूं N to A। ये वायर क्वेश्चन का वायर नहीं है, हमने कनेक्ट किया था, इसमें कुछ नहीं होगा। अब मैं मूव हो रहा हूं A to P। A to P में करंट साथ में है और I/2 का करंट है। अब A to B ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस R है पर ये हाफ वायर है, तो हाफ वायर का रेजिस्टेंस R/2 होगा। अब मैं मूव हो रहा हूं P to C, तो वहां पे देख सकते हो कि करंट I/4 है और साथ में है, और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस R होगा क्योंकि वो पूरा वायर है। अब मैं मूव हो रहा हूं C to U, अगेन करंट I/4 है, रेजिस्टेंस R है। अब मैं मूव हो रहा हूं U to B, करंट I/2 है और U to B दैट मींस हाफ वायर है, सो R/2 रेजिस्टेंस होगा। मैं B पे पहुंच चुका हूं फ्रेंड्स। अब मुझे जाना है L पे। वो वायर क्वेश्चन का वायर नहीं है, हमने कनेक्ट किया था, उसका कुछ नहीं होगा। अब मुझे जाना है L to M।
अगर मैं L to M मूव हो रहा हूं तो बीच में एक सेल आ रहा है और वो सेल का फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में मैं सेल का पोटेंशियल माइनस एप्सिलॉन लिखूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमने वो क्लोज लूप कंप्लीट कर लिया, क्योंकि M to M तो अगेन कुछ है ही नहीं। अब ये 4 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। देख सकते हो आप IR, IR, IR एंड IR, दैट मीन्स 4 टाइम्स IR है हमारे पास। सो हियर 4IR अपॉन 4, दैट मीन्स एप्सिलॉन इक्वल्स टू IR मिल जाएगा। सेड इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन 2 हम लिख लेते हैं। बार बार वो सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। इक्वेशन 2 हर बार आपको IRE मिलेगा अगर आपने यहाँ पे विड्रॉ करने वाला करंट I लिया है। अगर यहाँ विड्रॉ किया वो करंट 2I लिया है तो ये 2IR मिलेगा। अगर ये करंट 6 लिया है आपने, 6I लिया है, तो यहाँ पे 6IR मिलेगा। तो ये आप इक्वेशन ऐसे ही लिख सकते हो। इसको आपको वो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की जरूरत नहीं होती है। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2. If we compare 1 and 2, then we get that RE equals to R. RE equals to R. इसका मीनिंग ये है कि A and B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉल r मिलेगा। और इसका मीनिंग ये है कि इतना वायर कनेक्ट करने के बाद आपको R यानी एक वायर जितना ही रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर आप ये सबको कनेक्ट ना करो बट एक वायर ऐसा लेके A and B के बीच कनेक्ट कर दो, ये एक सिंगल वायर, तो भी यही वर्क करेगा जो वर्क ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कर रहा है। इसका मीनिंग ये निकलता है। तो फ्रेंड्स अगेन ये वीडियो आप फिर से देखोगे, फिर ये स्टॉप करके कॉपी कर लोगे। इस तरह हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन आज के लेक्चर में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। कुछ उसके सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको करने भी देंगे। सो डोंट टेक टेंशन, डोंट वरी, पुट योर ऑल वरीज हियर। हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोऑपरेट करना है और इस जंग को हम अच्छे से जीत लेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।